हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। हमने जैसे कि फॉरेस्ट्री का सिलेबस शुरू किया था, तो अब हम उसका पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये हम पिछली क्लास का वीडियो है जिसमें हमने पार्ट 4 पढ़ा था, जिसमें हमने सिल्वीकल्चरल सिस्टम के बारे में देखा था। तो हम अपनी यूनिट जो है यूनिट 1 फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, उसके सिल्विक्स एंड सिल्वीकल्चरल पार्ट को खत्म कर रहे हैं, जिसमें हम सिल्वीकल्चरल सिस्टम के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि सिल्वीकल्चरल सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से हम अपनी क्रॉप को सो करेंगे, यानी कि सीड को हम डालेंगे, उससे हम ट्रीज को रीजेनरेट करेंगे। जब हमारे स्टैंड मैच्योर हो जाएंगे तो उन्हें हम काटेंगे। काट के जो ये टिम्बर मिलेगा उसे हम अपने डिजायर्ड कंपनी में या मिल में या जहां पर भी इसका फर्नीचर में ट्रांसफॉर्म होने वाला है या जहां पर भी इसकी जरूरत है उसे पहुंचाएंगे। तो इस तरह से रीजनरेशन, स्टैंड, टेंडिंग एंड हार्वेस्टिंग, इस पूरे ऑपरेशन को हम सिल्वीकल्चरल सिस्टम कहते हैं। पिछली बार मैंने ये बताया था कि ये आया हुआ क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चरल सिस्टम जो है वो किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो मोड ऑफ रीजनरेशन के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो ये पिछले बार हमने उसके गोल्स डिस्कस किए थे कि सिर्फ टिम्बर नहीं, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो फॉरेस्ट में जो पेड़ लगे हुए हैं तो उसका अ, सिर्फ हम उसे टिम्बर नहीं चाह रहे हैं, हम उससे चाह रहे हैं कि हम उसे अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सके, उसे हार्वेस्ट कर सके। यदि हम रिजेनरेट करना चाहते हैं, मतलब किसी ट्री को वहां से अलग करके नया ट्री लगाना चाहते हैं, तो हम इसमें सिल्वीकल्चर ऑपरेशन को यूज करेंगे। फिर हमने देखा कि इंसेक्ट डिसीज, इन सब से बचने के लिए भी हमें ये इस तरह के ऑपरेशंस को फॉलो करना पड़ता है। फिर हमने देखा था कि ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए जरूरी है, ताकि जो भी है, हम सिर्फ सिल्वीकल्चर ऑपरेशन में ट्री को काटने या उसके टिम्बर के लिए नहीं जा रहे, हम ये भी मेंटेनेंस देख रहे हैं कि क्या नंबर ऑफ ट्रीज जो है उस फॉरेस्ट में उतने हैं जितने की वहाँ की बायोलॉजिकल जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि वहाँ पे शेर है, वहां पे टाइगर है, लायन है, अदर एनिमल्स हैं, क्या उनको सस्टेन कर सकते हैं। तो हम सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन में कभी कभी ये भी करते हैं कि हम नए पेड़ वहां जाके लगा देते हैं ताकि वहां की वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट मिल सके और वो आसानी से अपना जीवन जी सके। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने एरिया से एक्सपांड करते हुए ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर वाइल्ड लाइफ रहती है, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया है। तो फॉरेस्ट एरिया से वहां से हमें ऐसे पेड़ों को लगाना है ताकि फॉरेस्ट एरिया का एक्सपांशन हो सके, ना कि हमारे अर्बनाइजेशन का। और इनके बीच में एक बैलेंस बना रहे, तभी तो वाइल्ड लाइफ भी अच्छी तरह से रह पाएंगी और हम भी अच्छी तरह से रह पाएंगे, और फॉरेस्ट जो है वो हमारी नीड्स को फुलफिल करते रहेंगे। तो आइए, ये हमने पिछले बार देख चुका था, अभी ये मैंने क्विक रिवीजन आपको दे दिया है। वहीं हमने वहां पे हाई फॉरेस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हम हाई फॉरेस्ट सिस्टम में क्या होता है, सीड या सीडलिंग्स को वहां फॉरेस्ट की लैंड में जाके प्लांट करते हैं, उसे ही हम हाई फॉरेस्ट सिस्टम कहते हैं। तो हाई फॉरेस्ट सिस्टम मेनली 3 तरह से देखा जाता है सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन के बेसिस के हिसाब से। मतलब जब हम सिल्वीकल्चरल सिस्टम पढ़ते हैं तो उसे हम 3 तरह से पढ़ते हैं: सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन, सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन और एक्सेसरी सिस्टम। तो ये हमने पिछले यूनिट पार्ट 4 के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एसेसरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने ये देखा था कि क्लियर फेलिंग सिस्टम क्या होता है, कि लैंड पूरी खाली कर देते हैं, फिर वहां पर जाके रीजनरेशन के लिए सीड्स लगाते हैं। शेल्टर वुड सिस्टम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर फेलिंग सिस्टम में यही है कि मैंने बताया था कि पूरा क्लियर कट रहेगा, फिर वहां पे स्टेब्लिश किया जाएगा और फिर मैच्योर स्टोन को फिर से काट के वहां पे पूरी तरह से उस जमीन को खाली कर दिया जाएगा और फिर से नया स्टेब्लिशमेंट शुरू किया जाएगा, यानी नए सीड उसमें डाले जाएंगे। तो ये उसका हमने एडवांटेजेस देखा था, फिर डिसएडवांटेजेस देखा था। फिर हमने क्लियर स्ट्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि एक स्ट्रिप के बेसिस पे हम वहां पे सिल्वीकल्चर ऑपरेशन को फॉलो करते हुए फेलिंग को करेंगे, यानी कि पेड़ों को काटेंगे। फिर अल्टरनेट स्ट्रिप में अल्टरनेट पे पेड़ों को काटेंगे। ये हमने कल तक देख चुका था, मतलब पिछले वीडियो में देख चुका था। ये हम ग्रुप सिलेक्शन को
पढ़ चुके थे, उसके एडवांटेजेस को पढ़ चुके थे। तो बेसिकली मैं आपको ये आउटलाइन बता देती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हमने सिल्वीकल्चरल सिस्टम को पढ़ा। सिल्वीकल्चरल सिस्टम में हाई फॉरेस्ट सिस्टम और कोपाई सिस्टम, ये दो तरह के सिस्टम होते हैं। अभी हम हाई फॉरेस्ट सिस्टम में ही चल रहे हैं, मतलब हम जो लैंड है उसमें सीड्स को डालेंगे और जब वो थोड़े दिन बाद बड़ा हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे फॉरेस्ट बन गया, वो भी हाई फॉरेस्ट सिस्टम से। वहीं कोपाई सिस्टम में क्या होगा, एक फॉरेस्ट में ट्री लगा हुआ है, उसे हम काटेंगे। काटेंगे तो फिर वो ऐसा स्टम्प बन जाएगा। स्टम्प, तो स्टम्प से जब फिर से नया उसका ग्रोथ होना शुरू होगा तो उसे हम कहेंगे कोपाइस फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट में हमने सीड को डाला था, कोपाइस फॉरेस्ट में सिर्फ हमने ऊपर का पार्ट काटा था जिसमें क्राउन, कैनोपी और अपर स्टैंड आया था, और स्टम्प से फिर से वहां पे रीजनरेशन हुआ था। और ये ऐसा हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिले। ऐसे मिले कि हमारे जो स्टैंड मतलब कि ट्री का जो बोल है, यानी कि ये एरिया है, इसका विड्थ अच्छा हो, वॉल्यूम अच्छा हो, हाइट अच्छी हो, और ये इंसेक्ट से फ्री हो, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा हो, इसके अंदर जो सैप वुड और हार्ट वुड है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिल्वीकल्चरल सिस्टम में से अभी तो फॉरेस्ट लगा रहे हैं, फिर हम उसे वहां पर उसके एक एक चीज को यूज करेंगे कि ये कैसे हमने इसमें से बोल, जो ये स्टैंड है, इसको कैसे यूज किया या किस तरह से इसको हम कटिंग करने जाएंगे, ये सब हम आगे आगे की लेक्चर्स में देखेंगे। तो सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन पार्ट 4 में हमने पढ़ चुका है। अब डिफ्यूज रीजनरेशन भी हमने पढ़ चुका है। आज हम एक्सेसरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे कोपाई सिस्टम में। तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन। हमने सिलेक्शन वाला पढ़ा था कि हम एक ट्री को सिलेक्ट करके काट रहे थे और ग्रुप को काट रहे थे। अब हम एसेसरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट होगा और हाई फॉरेस्ट विद रिजर्व सिस्टम होगा। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। तो एसेसरी सिस्टम क्या है, कुछ नहीं है कि हमें टेक्निक को उस बदलना है ताकि हम जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो ला सकें। और ये कहाँ पर होगा, इवन एज्ड में होगा, इवन एज्ड में होगा। इवन एज फॉरेस्ट मैंने आपको शुरू में बताया था कि सारे सीड एक साथ लगाए गए और फिर जब वो मेच्योर स्टैंड बने तो सबकी उम्र एक ही थी और लगभग सबका वॉल्यूम, स्टैंड, उनका कैनोपी, उनका सब कुछ एक सा था। तो ये था हमारा इवन एज फॉरेस्ट। इवन एज फॉरेस्ट में हम जनरली टेक्निक्स को यूज करके डिजायर्ड रिजल्ट को लेने वाले हैं। और एसेसरी क्यों कहा, एसेसरी जैसे अब अपन कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके साथ कुछ एसेसरीज मिलती है। जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ हमें ईयरपॉड्स, उसका चार्जिंग पॉइंट और बहुत सारी एसेसरीज मिलती है जो इसको बेहतर बनाती है। तो वैसे जो भी हम सिस्टम सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो जब हम टेक्निक को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें या हम अपने ऑपरेशंस को थोड़ा सा चेंज कर दें तो वो एसेसरी सिस्टम्स कहलाएगा। तो सिल्वीकल्चर सिस्टम इन विच इरेगुलर फेलिंग और टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड। तो आइए अब हम देखते हैं रेगुलर फेलिंग क्या है, टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट क्या है। तो टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट क्या होगा, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट का एक बना हुआ है चित्र, इसमें हमने देखा कि दो तरह के ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। एक जिनकी एज ये है, मान लो इनकी एज होगी 20 ईयर्स, और एक जिनकी एज ये है, मान लो इनकी होगी 10 ईयर्स, तो इनके बीच में गैप है और ये टू स्टोरी है। जैसे कि हम बिल्डिंग देखते हैं तो उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में क्या होता है, मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं। वैसे यहाँ पे कितने फ्लोर दिखाई दे रहा है, वन टू। तो टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट, और हाई फॉरेस्ट का मतलब मैंने बता चुका है कि हमने यहाँ पे सीडलिंग के थ्रू इसे जनरेट किया, कहीं से इसमें बने बनाए स्टेम को काट के नहीं जनरेट रीजनरेट किया है, सीडलिंग डाला है और फिर ये रीजनरेट हुआ है, इसलिए इसको हाई फॉरेस्ट कहेंगे। तो टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट में दो स्टोरीज हैं, यानी कि दो हाइट के ट्रीज हमें मिलने वाले हैं। तो ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सॉइल का प्रोटेक्शन। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ये एक ट्री है और ये एक ट्री है, तो इसकी जो रूट्स होंगी ये यहीं तक होंगी, लेकिन इसकी रूट्स क्या और गहरी जा चुकी होंगी। तो उसे जो, जैसे कि मैं यहाँ आपको डायग्राम में बताती हूँ कि ये आपका सॉइल का प्रोफाइल है, जिसे हम A B C E ये सब पढ़ते हैं ना, वो सॉइल प्रोफाइल है। जो मतलब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये आपके जमीन के अंदर का भाग है। अब यहाँ पे दो तरह के ट्रीज लगे हुए हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला।
यहाँ पे क्योंकि हम 2 स्टोरीज पढ़ रहे हैं, तो बड़े वाले ट्री में क्या होगा, इसकी जो रूट्स का सिस्टम होगा, रूट सिस्टम काफी गहरा जा चुका होगा, है ना। और इसका रूट सिस्टम अभी यही होगा, अभी ये डेवलप हो रहा है। तो इसको जब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो इस एरिया से लेगा, और इसको जब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी तो ये इस पूरे एरिया से लेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे सॉइल का ये वाला एरिया है, इसके न्यूट्रिएंट्स ये ले रहा है, और ये वाले एरिया के न्यूट्रिएंट्स ये ले रहा है, तो दोनों ट्रीज को बढ़िया से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो बढ़िया से अपने आप को ग्रो ग्रो कर रहे हैं। तो इससे हमारा सॉइल का प्रोटेक्शन हुआ, हाँ हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ वाली जो सॉइल है, इस एरिया की जो सॉइल है, यहाँ पे इसको सिर्फ इस ट्री को पालना है, माने इसको ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, इसको नहीं करने हैं। तो इससे क्या होगा, या कम मात्रा में करने हैं, तो इससे हमें क्या फायदा होगा, इस सॉइल को ज्यादा डिग्रेड नहीं करना पड़ेगा, मतलब इस सॉइल का ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं खींचे जाएंगे, तो ये अपने स्ट्रक्चर में बनी रहेगी, और कुछ न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल के पास भी होंगे और कुछ न्यूट्रिएंट्स इस छोटे वाले ट्री को भी मिलेंगे। वहीं यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया की सॉइल में क्या होगा, इस एरिया की सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो इस बड़े वाले ट्री को जा रहे होंगे। तो इस इस एरिया की सॉइल को, इसको तो न्यूट्रिएंट्स देने नहीं है, तो यहाँ पे भी इसका जो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है वो बना रहेगा। तो क्या ये हमारा सॉइल का प्रोटेक्शन हो गया? हाँ, हमारा सॉइल का बढ़िया से प्रोटेक्शन हो गया। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यूएबल स्पीसीज। मतलब आपने वैल्यूएबल स्पीसीज, ये आप सीडलिंग ही तो लगा रहे हैं, ये वाले को भी आपने सीड से उगाया है, ये वाले को भी आपने सीड से उगाया है। तो इससे जो आपकी वैल्यूएबल स्पीसीज है, उनका प्रोपोर्शन बना रहेगा, माने आपको दो तरह की वैल्यू मिल रही है, एक ये वाले ट्री की और एक ये वाले ट्री की। यदि आपने इसको, मान लो आपने ये साल का या सागुन का लगाया और ये किसी और का लगाया, तो आपके दो ट्रीज मिल गए, आपको वैल्यूएबल स्पीसीज मिल रही है इसकी जगह पे। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ स्पीसीज विच कैन नॉट बी रेज्ड इन ओपन, यानी कि शेड डिमांडर स्पीसीज, आप समझ रहे होंगे कि कुछ ट्रीज होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं हॉट हॉट टेम्परेचर पे और बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में क्लाइमेट की, लेकिन कुछ ट्रीज होते हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ही वल्नरेबल ट्रीज होते हैं। तो इनको क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई बचाव या एक शेल्टर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जो जो ट्रीज शेड डिमांडर है, क्या उनको हमने 2 स्टोरी वाले से बचा लिया? हाँ, बचा लिया, क्योंकि इसे जब हार्श क्लाइमेट होगा तो ये वाला ट्री इसे शेड दे रहा होगा। इसका जो बहुत ज्यादा वाटर का रन ऑफ हो रहा होगा, तो ये वाले ट्री का जो रूट सिस्टम है वाटर के रन ऑफ को रोक रहा होगा। तो ऐसे ही इसने क्या किया, इस छोटे वाले ट्रीज को बचा लिया। इसे हम क्या कहेंगे, 2 स्टोरीड सिस्टम का बेनिफिट। तो इसका स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती हैं? शेड डिमांडर में मेलोटस फिलिपिनेसिस और एपिफाइटिक ऑर्किड्स। आपको बहुत ज्यादा स्पीसीज को याद नहीं रखना है, जो भी आपके सिलेबस में अभी हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज और उसकी फैमिली के बारे में जानेंगे। ये तो हम एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे 2 स्टोरी हाई फॉरेस्ट सिस्टम के? इसके डिसएडवांटेज ये होंगे कि अंडर प्लांटिंग इज डिफिकल्ट टास्क। जैसे कि आपने देखा कि ये लैंड है, यहाँ पर एक ट्री ऑलरेडी बड़ा वाला लगा हुआ है, आपको इसके अंडर, मतलब इसके नीचे जाके एक और ट्री प्लांट करना है। तो आप जब डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं या ऐसे फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ पे जाना मुश्किल है, वहां और यहाँ पे आपको सीडलिंग डालने के लिए या सैपलिंग डालने के लिए कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ की सॉइल भी डिस्टर्ब होगी, इस ट्री को भी नुकसान हो सकता है। और जहाँ पे ऑलरेडी ट्रीज लगे हुए हैं, इनके बीच में जाके आपको नए ट्री को ग्रो कराना कितना मुश्किल है, तो ये एक डिफिकल्ट टास्क होगा। डैमेजेस टू अंडर स्टोरी, अंडर फेलिंग ऑफ अपर वन। अब जैसे कि ये वाला आपका मैच्योर हो गया ट्री, और यहाँ पे आपने जो सीडलिंग लगाई थी वो अभी बड़ा हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जब आप अब आपको ये मैच्योर हो गया, इसका आपको टिम्बर लेके जाना है, तो इसको आप कट कट करने आओगे, तो क्या हम जब कटिंग सॉ चलाएंगे, या ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सॉ कहते हैं, में ऐसे ऐसे धार लगे होते हैं, जब ये चला रहे होंगे, तो क्या आपके जो मजदूर है, क्या
या फिर कोई ह्यूमन है या फिर कोई और भी है या कोई मशीन ही है मान लो, तो क्या वो इतना अच्छे से कट कर पाएगी कि इस वाले ट्री को कोई नुकसान ना हो? तो ये एक मुश्किल काम होगा। फिर अंडर स्टोरी क्रॉप में अफेक्ट ग्रोथ ऑफ अपर स्टोरी। अब जैसे ये अंडर स्टोरी क्रॉप है, ये अब ये नया नया उग रही है, और ये अपर स्टोरी क्रॉप क्या है, ये पुरानी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। अब ये ग्रो कर रही है, तो क्या ये अपने आजू बाजू कंपटीशन नहीं क्रिएट करेगी? क्रिएट करेगी। फॉरेस्ट सक्सेशन में हम देखेंगे इसको कि कैसे एक जो क्रॉप है वो दूसरी क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट करती है, यानी कि खुद उगने के लिए दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को खींचती है, दूसरे के स्पेस को खींचती है, दूसरे के दूसरे को प्रॉपर ना बढ़ने दे ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे वो केमिकल्स छोड़ती है। तो इस तरह से क्या इससे क्या होगा, अंडर स्टोरी क्रॉप को इफेक्ट होगा। आइए तो अब हम देखते हैं हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम। ये क्या होता है? सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच सिलेक्टेड ट्रीज ऑफ क्रॉप being regenerated is retained for part or whole of the second rotation in order to produce large sized timber। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो भी ट्री जो भी ट्री को हम फेल करने वाले हैं या वो फेल करके उसका टिम्बर ले जाने वाले हैं, तो उसको हमने क्या किया, वहां पर छोड़ दिया, यानी रिजर्व रख दिया, ताकि उसका क्या हो, टिम्बर का क्वालिटी बेस्ट हो सके, वो लार्ज साइज का हो सके, एक वॉल्यूम अटेन कर सके। तो इसे हम क्या कहेंगे, हाई फॉरेस्ट विद रिजर्व सिस्टम। आइए इसके बाद हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट फेलिंग को। इम्प्रूवमेंट फेलिंग क्या है? मतलब फेलिंग, सबसे पहले तो आपको फेलिंग समझना चाहिए। फेलिंग क्या होता है? पेड़ को काटना। ये जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि इस पेड़ को काट दिया गया है, इसे हम कहते हैं फेलिंग। इम्प्रूवमेंट फेलिंग क्या होगी? इम्प्रूवमेंट के लिए फेलिंग। अब किस तरह का इम्प्रूवमेंट, आइए हम देखते हैं। As the method of treatment involving essentially the removal of inferior growing stock, यानी कि जो भी ग्रोइंग स्टॉक मीन्स क्या, इनडायरेक्टली आप उसको सामान्य भाषा में ट्री समझ सकते हैं कि जो भी इंफीरियर क्वालिटी का ग्रोइंग स्टॉक है उसका रिमूवल करना। क्यों करना? क्योंकि जो इंफीरियर क्वालिटी का ग्रोइंग स्टॉक है, मान लो यदि वो डिसीज है तो वो डिसीज फैला देगा, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी लेगा, स्पेस भी घेरेगा, और यदि कहीं पे वो वहां पे सीडलिंग्स उग रहे होंगे तो उनको शेड दे देगा, यानी कि उसका सनलाइट भी ले लेगा। तो ऐसे स्टॉक को हम हटा देते हैं, इसी को कहते हैं इम्प्रूवमेंट फेलिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ बेटर ग्रोथ एंड मोर वैल्यूएबल इंडिविजुअल। यानी कि जो आपका बेस्ट अच्छी क्वालिटी का टिम्बर है यानी कि ट्री है, तो उसे उगने के लिए हम और अच्छी कंडीशन दे रहे हैं और खराब वाले को हटा दे रहे हैं। इसे ही हम कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट फेलिंग, ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके और ये हमारे लिए वैल्यूएबल भी है। जो इन वैल्यू है उसे क्यों रखना, तो उसे काट दिया जाता है। इट इज यूजुअली अप्लाइड टू मिक्स्ड अनइवन एज्ड फॉरेस्ट, यानी कि जो मिक्स्ड अनइवन एज फॉरेस्ट, मिक्स्ड मतलब बहुत सारी स्पीसीज है, और अनइवन एज मतलब अलग अलग समय में उगाई गई है, माने उन सबकी उम्र जो होगी अलग अलग होगी। तो इस तरह से मिक्स्ड और अनइवन एज फॉरेस्ट में इसको अप्लाई किया जाता है। तो इसका हम देख लेते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। फेलिंग ऑफ डेड, डाइंग एंड डिसीज ट्रीज, मैंने अभी बताया कि जो डेड है, जो डेड है तो अननेसेसरी स्पेस घेर रहा है, डाइंग है यानी कि वो मरने ही वाला है, और डिसीज्ड है यानी कि उसको कुछ इंसेक्ट्स ने या फंगी ने या किसी ने हमला कर दिया है उसके ऊपर, और उसमें या फिर कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, तो वो क्या होगा, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसे हटा दिया जाता है। फिर अनसेलेबल, अनसाउंड, ओवर मैच्योर ट्रीज रिमूवल। अनसेलेबल मीन्स अब उसे बेचकर पैसा नहीं कमाया जा सकता। अनसाउंड यानी कि अच्छा क्वालिटी का नहीं है। ओवर मैच्योर है, ओवर मैच्योर हो गया है, मतलब जो डिमांड है उससे ज्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, तो इसे रिमूव कर देंगे। बैडली शेप्ड और अनसाउंड ट्री फेलिंग, बैडली उसका शेप डिफॉर्म कर गया, जैसे हमें क्या होता है, जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री है तो उसे, और या फिर टिम्बर इंडस्ट्री है, उसे इस तरह से बढ़िया टाइप का टिम्बर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसे इस तरह का डिफॉर्म्ड शेप का टिम्बर दे देंगे, जैसे अभी हम स्टेम फॉर्म में पढ़ेंगे, तो वो इससे प्लाईवुड नहीं बना पाएंगे या फिर उससे कोई फर्नीचर नहीं बना पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि इस तरह के जो अनसाउंड या बैडली शेप है उसको हटा देते हैं, क्योंकि इसको बेचने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं है। तो फेलिंग एंड कंजेस्टेड ग्रुप्स ऑफ फॉलन ट्रीज, यानी कि बहुत ज्यादा जब ट्रीज आपस में कंजेस्टेड हो जाते हैं
तो वो आपस में एक दूसरे को कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो इसमें जो इंफीरियर क्वालिटी का है उसे हटा देना ही सही होगा, क्योंकि वो अच्छे से बढ़ने वाले ट्री को भी नहीं बढ़ने दे रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे हटा देते हैं। या फिर वो फॉलन है, वहां पे अनफॉलन है तो उसे भी हटा दिया जाना चाहिए। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अंडरग्रोथ इंफीरियर ट्रीज, जैसे हमने बताया कि डिजायरेबल ही नहीं है, वो हमें चाहिए ही नहीं है, उसकी अच्छी कीमत मार्केट में मिलती भी नहीं है, तो उसे हटा देंगे। या फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर वो इंफीरियर है। क्लाइंबर कटिंग्स, यानी कि क्या होता है, जब भी हमें कोई जैसे आप रेन फॉरेस्ट में जाएंगे, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है या वहां पे क्लाइंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि ये इस तरह से उस पर कोई दूसरा ट्री है उसके साथ, जो उसके स्टेम के साथ उग रहा है। कई बार वो सकिंग भी करता है, यानी कि वो उस अपने न्यूट्रिएंट्स जमीन से या सॉइल से ना लेके उसके स्टेम से लेता है, जो कि यहाँ पे होल्स होते हैं ना स्टेम में, लेंटिकल्स जिन्हें कहते हैं, वहां से वो अपने रूट्स को पोर करके वहां से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो ये जो डिजायर्ड ट्री है, इसे मैं और अच्छे से बता देती हूँ। अब जैसे कि ये क्लाइंबर है, तो ये क्लाइंबर क्या करेगा, ये क्लाइंबर पहली बात तो इसके स्टेम को नहीं बढ़ने देगा, यानी कि जब ट्री है, ट्री हमेशा अपवर्ड ग्रोथ नहीं करता, ये आजू बाजू भी ग्रोथ करता है, यानी लेफ्ट राइट ग्रोथ भी जरूर करता है। अब ये इसे ग्रोथ नहीं करने देगा, तो इससे क्या होगा, उसका जो स्टेम बनने वाला है, यानी टिम्बर का जो हमें साइज मिलने वाला है, वो इस तरह से नहीं मिलेगा। इस तरह से नहीं मिलेगा, यानी कैसा मिलेगा, इसको जो क्लाइंबर है, इसमें एक तरह से उसके स्टेम को वो इस तरह से कर सकता है। तो इस तरह के जब टिम्बर हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो कोई इसे लेगा ही नहीं, क्योंकि इससे कुछ वैल्यूएबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसने इसके ऊपर लपट के इसकी स्टेम को डिफॉर्म कर दिया है, यानी इसकी ग्रोथ को रोक दिया है। तो इस तरह से जो क्लाइंबर्स हैं, इन्हें हटा देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये अननेसेसरी स्टेम को भी खराब कर रहे होते हैं, और ये उसके न्यूट्रिएंट्स को भी सक कर रहे होते हैं, और ये हमारे किसी काम के होते भी नहीं है। इसलिए क्लाइंबर्स को कट कर देना चाहिए। तो ये सारा जो है इम्प्रूवमेंट फेलिंग के अंदर पे आता है। तो शेल्टर वुड सिस्टम को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम शेल्टर वुड सिस्टम देखेंगे, उसके डिफरेंट उसके पार्ट्स देखेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म शेल्टर वुड, ग्रुप शेल्टर वुड, इरेगुलर, इंडियन इरेगुलर, जैसे कि अभी हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ओके, तो जब हम सारा कुछ पढ़ लेंगे तो फिर हम लास्ट में इस चार्ट को देखेंगे, जिससे सीधा क्वेश्चन बनता है। अभी आया हुआ क्वेश्चन भी है कि कौन सा सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन किस स्पीसीज में फॉलो किया जाता है, तो ये हम आखिरी में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, और हमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। ओके, थैंक यू।